गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पवन शर्मा विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना काल चल रहा है और आप सभी घर पर बैठकर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। उसी ऑनलाइन तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं पवन शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स का सिंपल देसी जुगाड़, वो भी क्षेत्रीय भाषा में। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरी सफलता मिले तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए। भगवान ने चाहा तो जो आपने सोचा है वो बिल्कुल सच हो जाएगा। सिंपल, आज हम लोग एक अर्थमेटिक का जनरल टॉपिक चालू कर रहे हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से ये सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से पता है। ये टॉपिक वो बहुत बार पढ़ चुके हैं, औसत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। और अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक के बारे में ऑनलाइन अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी बातें बता रखी है और कुछ विद्वानों ने तो इसको इतना डीपली समझाया है कि आपको कोई भी बुक कंसल्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन उनसे भी हटकर पिछली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस अप्लाई हुए हैं, उन क्वेश्चंस में क्या नई बात थी, ये बात जानने के लिए हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं। समझ रहे हैं? आज मैं आपको इस टॉपिक के बेसिक के बारे में बताऊंगा और आने वाली क्लास में हम एवरेज के वो धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे जो बच्चों के ही नहीं, फैकल्टियों के भी पसीने छुड़ा देती हैं। लेकिन हमारा तरीका होगा जुगाड़। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरे साथ बने रहें और ध्यान से। दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है दोस्तों माध्य। माध्य का मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो माध्य का मतलब होता है बीच का। माध्य का मतलब क्या होता है? बीच का। यानी हमने बचपन में पढ़ा था कि माध्य या औसत अगर आपको ज्ञात करना है तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं, जिसको राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कहा जाता है। मैं मानता हूं कि यह फॉर्मूला तीसरी क्लास में बच्चों ने पढ़ लिया था, लेकिन यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊं कि औसत अगर आपको लेना है तो देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी संख्याएं दे दी, जैसे आपको दे दिया 52, 43, 60, 90 और यहाँ पर दे दिया आपको 100 और आपसे कहा कि आप इनका एवरेज निकालिए, आप इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको संख्याएं दे रखी हैं और आपको औसत ज्ञात करना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। घबराना नहीं है, जनरल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। मेनली इस फॉर्मूले का यूज कहां पर होता है ये चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ध्यान से, राशियों का योग करना है आपको। राशियों का क्या करना है? योग। बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते हैं। 2 और 3 5, 0 0 0। अगर 5 में 0 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 5। आराम से देखिए, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 का कितना लिखोगे? 4। हासिल कितने हो गए? 2 और जोड़ दीजिए, 1 में 2 जोड़ेंगे तो यानी दोस्तों राशियों का योग कितना आया? 345। अब नीचे दे रखा है राशियों की संख्या, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5। राशियों की संख्या कितनी है? 5। मैंने 5 का भाग दिया है यहाँ पर, 5 6 है 30 और 5 नाम है 45। यानी आपका एवरेज कितना आ गया? 69, 69। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कोई दिक्कत यहाँ पर? अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट डालकर उस बात को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस फॉर्मूले का एक यूज और है। वो क्या है? हाल ही में रेलवे की जो एग्जाम हुई थी उनमें एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन बुक्स में भी काफ़ी बार दे रखा है। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे कंसल्ट कर लेता हूं उस क्वेश्चन के बारे में। यदि ए व बी दो संख्याओं का औसत a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो दोस्तों n का मान बताइए। तो n का मान बताइए। बहुत ही बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को दिक्कत रहती है। हम राजस्थानियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मैथ से तो वैसे ही डर लगता है और मैथ के साथ अगर इंग्लिश और आ जाए
तो हमारे होश उड़ जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपसे करूं, यहाँ पे ए और बी को छोड़ दीजिए एक बार, मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं दोस्तों, आप मुझे ये बताइए 5 और 8 का औसत कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर राशियों का योग कर दीजिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 8 बटे राशियों की संख्या, कितनी राशियां हैं दोस्तों? 2। फिर मैं आपसे बोलूं 7 और 9 का औसत बताइए, तो दोस्तों आप मुझे कहेंगे सर राशियों का योग कर दीजिए, तो क्या मैं 7 + 9 लिख सकता हूं, बटे में राशियों की संख्या 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल जनरल सी बात है। अब अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं दोस्तों कि ए और बी का औसत बताइए, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर राशियों का योग कर दीजिए, तो इसका मतलब आप बोलोगे a + b बटे में राशियों की संख्या, तो एक और एक कितनी राशियां लिखोगे यहाँ पे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a और b का औसत हम ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो हमारी तरफ से औसत कितना आता है? a + b बटे 2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में तो आ रही है ना बात? हाँ, वैसे मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे मेरी बात को। ठीक है, अब मैं अगर इस बात को कंसल्ट करूं कि मैंने औसत निकाला a + b बटे 2, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो औसत है वो a की पावर n + 1 + b की पावर n + 1 बटे में a की पावर n + b की पावर n। ये भी a और b का औसत है और ये भी a और b का औसत है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। यहीं से आपको n की वैल्यू पता चलेगी। देखिए दोस्तों, मैं एक सिंपल सा देसी जुगाड़ बता रहा हूं आपको। आपने देखा कि a और b का औसत लेना है, तो बटे में कितना आएगा? 2। 2 एक गणितीय संख्या है जिसको हम अचर राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं? अचर राशि। तो गणितीय संख्या है 2। अगर आपको a और b का औसत चाहिए तो बटे में आना चाहिए 2। अब आप गौर कीजिए, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रखूं, n की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो a की पावर 1 और b की पावर 1 आता है। अगर 2 रखता हूं तो a की पावर 2 और b की पावर 2 आता है। 3 रखता हूं तो a की पावर 3 और b की पावर 3 आता है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में नीचे 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ a की पावर है जो गणित का पूरा रूप बदल सकती है, और वो पावर है कौन सी? 0। वो कौन सी पावर है? 0। अगर मैं यहां पर a की पावर 0 लगा दूं और b की पावर भी 0 लगा दूं, तो 0 एक ऐसी पावर है जो अंग्रेजी वाली संख्या को भी गणितीय संख्या में बदल सकती है। यानी अगर गणित की भाषा में बोलूं तो 0 ऐसी पावर है जो चर राशि को अचर राशि यानी 1 में बदल देती है। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जब आप n का मान 0 रखोगे, n की वैल्यू 0 रखोगे, तो a की पावर 0 = 1, b की पावर 0 = 1, 1 + 1 = कितना आ जाएगा नीचे? अगर नीचे वाला सेट हो गया तो ऊपर वाला अपने आप सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी? 0। समझ में आई? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देखें और इस बात को समझने की कोशिश करें। यानी इस फॉर्मूले का जो मेनली यूज था वो इस क्वेश्चन में था कि a और b का औसत अगर आपको निकालना है तो बट्टे में कितना आना चाहिए? 2। और अगर a की पावर n और b की पावर n को अगर आपको 2 में बदलना है तो n की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी? 0, क्योंकि 0 एक ऐसी पावर है जो अचर और चर दोनों में क्या करती है? संबंध स्थापित करती है। a की पावर 0, a की पावर 0 का मान भी 1 होगा, b की पावर 0 का मान भी कितना होगा? 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत सारे धमाकेदार क्वेश्चन हैं इसमें। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बार ये पहला ट्रैक आपके सामने खत्म है। अब दूसरी बात अगर हम करें तो औसत के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक दूसरी बात और आती है, वो आती है क्रमागत या लगातार संख्याओं की। नाम सुना है आप लोगों ने, क्रमागत या लगातार? जैसे आपने संख्या पद्धति पढ़ी होगी, तो संख्या पद्धति में आपने सुना होगा प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। फिर आपने सम संख्याएं सुनी होंगी 2 4 6 8, ठीक है। इसके अलावा आपने विषम संख्याएं पढ़ी होंगी 1 3 5 7, ठीक है। तो जो क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं या लगातार संख्याओं को आप परिभाषित कैसे करेंगे? संख्याओं का ऐसा समूह जिनके बीच का अंतर बराबर रहे। संख्याओं का ऐसा समूह जिनके बीच का अंतर क्या रहे? बराबर रहे। जैसे मैं यहां पर गिनती लिखूं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। फिर मैंने सम संख्याओं का समूह लिख दिया 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। फिर मैंने विषम संख्याओं का समूह लिखा 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत। इसके अलावा मैं अगर कोई पहाड़ा लिख दूं यहाँ पे, पहाड़ा जिसको हम टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेबल। जैसे मैंने 7 की टेबल लिख दी, 7 का पहाड़ा लिखा 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौके 28 डॉट 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 क्या, ठीक है। ये सारे समूह क्रमागत संख्याओं के समूह हैं। तो लगातार या क्रमागत संख्याओं की बात आती है तो वहां पर औसत को रिप्रेजेंट करता है कौन सा मान? बीच का मान।
बीच का मान यानी मैं इसको अगर सिंपली बोलूं तो बीच वाली संख्या जो होती है, बीच वाली संख्या जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? औसत को। जैसे आइए समझे, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1, 2, 3, 4, 5 का औसत लेना है, आपको औसत ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, बीचों बीच वाली औसत होगी। कौन सी होगी? 3। क्यों? क्योंकि संख्याएं कैसी हैं? लगातार है, इनके बीच का अंतर क्या है? समान है। अगर मैं यहां पर लिखूं 4, 6, 8, 10, 12, औसत ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। औसत कितना होगा? 8, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है दोस्तों? समान है। मैंने यहां पे लिख दिया 9, 11, 13, 15, 17, औसत ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। औसत कितना होगा दोस्तों? 13। समझ आ रही है मेरी बात? पक्का। यहां पर मैं एक छोटा सा डिस्कशन अगर आपसे करूं, अब अगर इसके बाद की बात करूं मैं, तो आप खुद समझ पाएंगे इस बात को। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि यार बीच वाली संख्या थोड़ी गड़बड़ कर रही है, तो आप इस चीज को कैसे क्लियर कर सकते हैं? जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं भाई, कुछ बच्चे क्या होते हैं, मासूम होते हैं बेचारे, तो लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपनी मासूमियत को छोड़ना है, क्योंकि अगर कंपटीशन फाइट करना है तो कंपटीशन फाइट करने के लिए आपका इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका जुगाड़ी दिमाग होना, किसी भी चीज को उल्टे तरीके से सोचना। 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत लेना है। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती। गिनती शुरू कहां से होती है? 1 से। खत्म कहां पे होती है? कुंध्यान। खत्म कहां पे होती है? नहीं पता, क्योंकि जिसको जितनी आती है वहीं पे खत्म हो जाती है। यानी प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक। अब हमें 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत लेना है, जबकि मैंने आपको बताया कि लगातार संख्याओं में औसत बीचों बीच वाली होती है। तो क्या आप यहां पर 1 से 99 तक की संख्या लिखकर उसमें बीच वाली ढूंढने बैठेंगे? नहीं भाई। अगर आपको क्रमागत संख्याओं का औसत लेना है तो वहां पर औसत लेने के लिए आप एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में दोस्तों कितना? तो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कुछ नहीं करना, पहली प्राकृत संख्या कितनी दे रखी है? 1। अंतिम प्राकृत संख्या कितनी दे रखी है? 99 बटे में कितना लगाना है? 2। 99 और 100 बटे 2, यानी दोस्तों एवरेज कितना आ जाएगा आपका? 50। पल्ले पड़ी बात। यही बात अगर मैं आपसे यहां पे कह देता, जैसे गौर कीजिएगा, मैं आपसे बोलूं 41 से 299 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। वही सिंपली मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भावनाओं को समझें, ठीक है? वही बात, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, गिनती की बात कर रहा है, तो शुरू से चलिए। पहली प्राकृत संख्या कितनी लिखेंगे? 41। अंतिम प्राकृत संख्या कितनी लिखेंगे? 299, और बटे में कितना लगाएंगे? आराम से जोड़ लीजिए। जोड़ना आता है आपको? 299 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 300। 300 में 40 जोड़े कितना हो जाएगा? 340 बटे 2 करेंगे दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा? 170। खत्म है भाई, देखते ही खत्म। पल्ले पड़ रही है बात? अरे समझ में आ रही है ना? कमेंट में डालना। अगर नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिपीट कर सकते हैं आप ही के हाथ में है बटन। समझ रहे हैं? चलिए, और एक चीज दिमाग में रखिएगा कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और अंधेरे में चमकने वाले जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक छोटी सी परिचर्चा और करूं, अभी क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं मैं, भी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना है, बोर्ड पे ध्यान रखना है। देखिए उसकी यादों में मजा है, मुझे पता है उसकी यादों में बहुत मजा है, लेकिन पवन शर्मा की बातों में उससे भी ज्यादा मजा है। तो लगे रहिए, ध्यान देंगे यहां पे। अगर मैं आपसे कहता है यहां पे दोस्तों कि 1 से 80 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 80 तक की सम संख्याओं का कोई भी बता सकता है, मुनेश की मम्मी भी बता सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ध्यान से। आप किसका औसत ले रहे हैं? सम संख्याओं का। तो यहां पर कंडीशन ये बनती है कि आपको पहली संख्या भी सम लेनी है और अंतिम संख्या भी सम लेनी है, क्योंकि हम औसत किसका ले रहे हैं? सम संख्याओं का। कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए, क्या एक सम संख्या है? कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, ये कौन सी संख्या गई सम संख्या? अरे पागलो, सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। तो आप यहां पर गौर कीजिए, क्या एक सम संख्या है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 1 में 2 का भाग नहीं जाता। 1 में 2 का भाग नहीं जाता। तो 1 के जस्ट बाद में आप देखेंगे पहली सम संख्या कौन सी है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो 1 के जस्ट बाद में पहली सम संख्या आती है दोस्तों, कौन सी? 2। कौन सी आती है? 2। क्लियर है बात?
अब आ जाइए, क्या 80 सम संख्या है? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि 80 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो आप किसको ले लेंगे? 80 को। और दोस्तों बटे में कितना लगा देंगे? 2। आराम से 80 और 2 कितने हुए? 82 बटे 2, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 41। कितना आ जाएगा? 41। पल्ले पड़ रही है मेरी बात? अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूं, देखिएगा ध्यान से, फटाफट से आंसर कैलकुलेट करना है दिमाग में, ध्यान से। मैं आपसे कह दूं 51 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। बिल्कुल फटाफट से, 2 से 3 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आराम से देखिए ध्यान से, क्या 51 सम संख्या है? तो आपका जवाब होगा नहीं, 51 सम नहीं है। तो 51 के जस्ट बाद में पहली सम संख्या कौन सी आती है? 52 आती है। क्या 100 सम संख्या है? तो आपका जवाब होगा हाँ। तो प्लस 100 कर लेंगे और बटे में कितना? 2। 152 बटे कितना कर देंगे? 2। दोस्तों काटें, 2 संते 14 और 2 छिके 12, यानी आपका एवरेज कितना आ गया? 76। 2 बातें मैंने आपको बताई। कंपटीशन का मतलब यही होता है कि एक पहलू अगर मैं क्लियर कर देता हूं तो दूसरा पहलू आप खुद समझेंगे। यहां पर 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको अपने होमवर्क के लिए। ये होमवर्क मैं आपको बताने वाला हूं मेरी नेक्स्ट क्लास में। तो यहां पर मैं एक सिंपल से आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको घर पे कोशिश करनी है। और जो बच्चे 2 से 3 सेकंड में कर लेते हैं या 3 से 5 सेकंड में कर लेते हैं, तो ये मान लीजिएगा कि वो कंपटीशन की लाइन में चल रहे हैं। लेकिन जिन्हें ज्यादा टाइम लग रहा है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। झूठे दिखावे और ढकोसलों में बिल्कुल मत आइएगा, मेहनत कीजिए। ये भगवान ने टाइम हमें दिया ही मेहनत करने के लिए। वो चाहता है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दें आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए उसने आपको ये कोरोना काल दिया है घर पर बैठकर तैयारी करने के लिए। आपके 2 होमवर्क वाले क्वेश्चन डाल दूं पहले में। जैसे होमवर्क में आप एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 71 से 200 तक की विषम संख्याएं समझते हैं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं का आपको क्या लेना है? औसत लेना है। सेकंड फॉर्मेट आपका हो जाएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पे ध्यान से, 16 के पहाड़े का औसत बताना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास वही लॉजिक अप्लाई होने वाला है जो लॉजिक मैंने आपको यहां पर बताया है। आपको कुछ भी नया नहीं करना, सिर्फ अपना माइंड लगाना है इन दोनों क्वेश्चंस में और ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है। अगली क्लास में मैं आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो इसलिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आने वाली टाइप के बारे में। देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था एवरेज से। बहुत सारे बच्चों को टाइमिंग भी लगा, कईयों को कंफ्यूजन भी आया, कई बच्चों ने तो इतना दिमाग खाया उस क्वेश्चन के लिए। बाद में पता लगा कि खोदा पहाड़, कई बच्चे के सोच रहे होंगे निकली चूहा, खोदा पहाड़ और निकली कीड़ी, चूहा भी बड़ा होता है, यानी ऐसा क्वेश्चन था। जैसे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा मेरी बात को ध्यान से। जैसे मैं आपसे बोलूं किन्हीं क्रमागत 1000 सम संख्याओं का औसत, किन्हीं क्रमागत 1000 सम संख्याओं का औसत 19,972 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी सम संख्या का अंतर बताइए। सम संख्या का अंतर बताइए, यानी आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का अंतर पूछा है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के बेसिक में जाया जाए तो हमें कम से कम आधा घंटा वो संख्याएं ज्ञात करने में लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं मिटा रहा हूँ, बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ। चलिए देखेंगे ध्यान से। मेरे सभी विद्वान भाई और बहनें जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे, कमेंट ज़रूर करना। भगवान की कसम है आप लोगों को कि मैंने खराब पढ़ाया और फिर भी आपको समझ में आया। दिस इज माई क्वालिटी। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी सम संख्या लिख दी, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। फिर मैंने यहाँ पे और सम संख्या लिख दी 8, 10, 12, 14, 16, 18। फिर मैंने यहाँ पे और सम संख्याएं लिख दी, जैसे मैंने लिख दी 20, 22, 24, 26, 28,
और ये मैंने लिख दी यहाँ पे 30। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सभी ग्रुप किसके हैं, सम संख्याओं के। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं, पहले आप मुझे यहाँ पर ध्यान से देख के बताइए ये टोटल कितनी सम संख्याएं हैं। तो आप बोलेंगे सर ये 5 सम संख्याएं हैं। क्लियर है बात? इनका औसत क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, इनके औसत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे चाहिए पहली और आखिरी संख्या का अंतर, और वो भी कैसी संख्याओं का, सम संख्याओं का। देखिए गौर कीजिए, आप अगर देखें ये संख्याएं 5 हैं, लेकिन अगर आप इनके बीच के गैप को देखें तो इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, 4। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यहां पे आ जाइए, ये कितनी सम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 लगातार सम संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों गैप बताइए, तो आपका जवाब होगा 5, क्योंकि संख्याएं 6 हैं तो इनके बीच में गैप कितना आया, 5। समझ पा रहे हो ना? पक्का ना? चलिए यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 6 सम संख्याएं हैं और गैप कितना है, 5। अर्थात क्या कहना चाहता हूं कि सम संख्याएं चाहे आपको क्रमागत कितनी भी दे रखी हो, अगर आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का अंतर पूछता है तो वहां पर आपका औसत नेग्लेक्टेड है, आपको औसत से कोई लेना देना नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात क्लिक होनी चाहिए कि जितनी टोटल संख्याएं होती है उससे एक कम उन संख्याओं के बीच में गैप होता है। जितनी सम संख्याएं या विषम संख्याएं या प्राकृत संख्याएं आपको दे रखी है उससे एक कम उनके बीच में गैप होता है। आराम से अब देखिए ध्यान से, यहां पर गैप वाले, तो दोस्तों यहां पर डिफरेंस कितने का आया, 8 का। डिफरेंस कितने का आया, 8 का। क्यों आया? क्योंकि यहां पर गैप कितनी बार है, 4 बार, और प्रत्येक गैप कितने के बराबर है, 2 के। तो 4 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 8। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब ये 8 जो है ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का अंतर है। देखिए 12 में से 4 घटाओगे कितना आया, 8। अगर आपको संख्या नहीं भी मालूम है तो भी आप उनका अंतर निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे मुझे बताइए गैप कितनी बार है, 1 2 3 4 5। गैप कितने हैं, 5। सम संख्याएं हैं तो इसलिए प्रत्येक गैप कितने के बराबर होगा, 2 के। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का डिफरेंस कितने का होगा, 10 का। चेक कर लीजिए, 18 और 8 डिफरेंस कितने का, 10 का। इधर आ जाइए, यहां पे भी गैप कितने का है, 6 का। सॉरी, गैप कितने का है, 5 का। संख्याएं कितनी हैं, 6। तो इसका मतलब गैप हुआ 5 और प्रत्येक गैप कितने के बराबर है, 2 के। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या में अंतर कितने का आएगा, 10 का। देख लीजिए 30 20, डिफरेंस कितने का है, 10 का। अब आपका मेन क्वेश्चन जो दे रखा है वो देख लीजिए कि कितनी सम संख्याएं बोली उसने, 1000। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जितनी सम संख्याएं होंगी उससे एक कम गैप होगा। अगर सम संख्याएं 1000 हैं तो दोस्तों गैप कितने होंगे, 999। अरे गैप कितने होंगे, 999। और सम संख्याओं में प्रत्येक गैप कितने के बराबर होता है, 2 के। अरे कितने के बराबर होता है, एक गैप का मतलब कितना होता है, 2। तो 999 गैप है, 2 से गुणा कर दीजिए। आराम से गुणा करेंगे, 2 नाम में 18, 1 2 नाम में 18 और 1 19, 2 नाम में 18 और 1 19। यानी जो गैप आया टोटल वो कितने का आया, 1998 का। ये गैप क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का अंतर। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। पल्ले पड़ा पक्का? चलिए मुंह जवानी करते हैं, ध्यान से बताएंगे मुझे। 101 सम संख्याओं का औसत, 101 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत आपको दे रखा है 2094। सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का अंतर ज्ञात करना है। दिमाग में क्लिक होना चाहिए। टोटल सम संख्याएं कितनी है, 101। गैप कितने होंगे, 100। प्रत्येक गैप कितने के बराबर होता है, 2 के। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का डिफरेंस कितने का होगा, 200 का। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।